नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं स्पेशल क्लास इंडियन पॉलिटी की। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, काफ़ी समय बाद मिल रहे। मुकेश, शिवानी, सुमंत सर का स्टूडेंट, भानु प्रताप, दैदेव्य, अमन राज, अनुपमा, कृष्णा, स्मृति, अंकित, राज शर्मा, मुस्कान झा, पुष्पा कुमारी, अमन चौरसिया। सुमंत सर, आप सभी जगह ऐसे ही नाम लेकर के जाते हैं सभी टीचर की क्लास में। कृष्णा, नीलाक्षी, ऐश्वर्या, राम गोपाल, इमराना, मुस्कान गुड आफ्टरनून, अर्चना, दिव्यांशु, रीमा, पूनम, दिव्यांशु, भानु गुड आफ्टरनून आपको भी, पूनम, अंकित, रंजीत, शालिनी, मैं बढ़िया, ठीक है। सभी लोग आ गए? अजय, राहुल पासवान, सब आ गया। शिवानी गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है। तो करना क्या है, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में। जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो समझ लो। देखो, मैंने कहा था कि मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है और पॉलिटी हम लोग अब यूट्यूब और स्पेशल दोनों पर करेंगे। फटाफट पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो आपके बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब में जो चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 11, 12 ऐसे करके लाइन से जाएगा। ठीक है? स्पेशल क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि इसमें आपका इलेक्शन कमीशन आएगा, यूपीएससी आएगा, स्टेट पीसीएस आएगा। समझ लो, ये सब आपके इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। इंडिपेंडेंट टॉपिक का मतलब ये है इलेक्शन कमीशन को पढ़ने के लिए आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आपका जो यूपीएससी है इसको पढ़ने के लिए, स्टेट पीसीएस और आपका जो अटॉर्नी जनरल है, इन सबको पढ़ने के लिए आपको कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर स्टैंड एलोन टॉपिक्स। वैसे ही आपके जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन बॉडी में दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैच्यूटरी, मतलब जो किसी लॉ से बने हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आपका नीति आयोग वगैरह। नीति आयोग को पढ़ने के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना? तो ये जो आपके स्टैंड एलोन टॉपिक हैं इनको हम करते जाएंगे स्पेशल क्लास में। तो दोनों आप क्लासेस करेंगे, यूट्यूब की भी और स्पेशल की भी। ठीक है? चलो, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, वैसे तो नाम लक्ष्मीकांत है, मगर लक्ष्मीकांत के साथ साथ काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब देखेंगे तो इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 42 है। 42 में केवल 2 पेज यहाँ पर और 1 पेज यहाँ पर, केवल 3 पेज हैं। और इसमें इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, पावर और फंक्शन, इसके बाद प्रिंसिपल और आपका जो मिशन है बस वही डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन के साथ इश्यूज क्या क्या हैं, इसमें रिफॉर्म क्या क्या चाहिए, ये बातें ये किताब डिस्कस नहीं करता और यही बातें यूपीएससी पूछता है। तो ये तो जरूरी है ही, ये तो पढ़ना है आपका। 3 पेज पढ़ लिया, उसके बाद जो बातें मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा वो बातें होंगी रिफॉर्म इन द कमीशन, इश्यूज फेस्ड बाय द कमीशन। सबका आपको जो नोट्स है वो मिलता जाएगा। जो बोर्ड है ना काला वाला, लिखवाते जाएंगे, आप सब लिखते जाएंगे। जो इसको पढ़ते हैं वो इसको पढ़ेंगे और जो डीडी बासु पढ़ते हैं, देखो डीडी बासु वाली किताब में चैप्टर नंबर आपका है 31। चैप्टर 31 में डिस्कस किया गया है इलेक्शन के बारे में। जो आपका पावर ऑफ द लेजिस्लेचर है, आपका जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके जो इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में बातें बताई गई हैं डीडी बासु में। तो इन सब का कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब कि जो है ना
पूरा नोट्स एक तरह से कंबाइन करके वो, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से कॉपी वगैरह निकाल लो जो तूने बनाई है पॉलिटी की, ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं। और जिन लोगों को भी जानना है, ये सब बातें लिखी गई हैं मेरे बारे में, और 7 तारीख से आपका जो बैच है वो शुरू हो रहा है करंट अफेयर का। यहाँ पर 7 तारीख मतलब 3 दिन बाद, 7 तारीख को ही 2021 वालों के लिए 1 ईयर का बैच शुरू हो रहा है। ये बैच जीएस का है। जीएस के बैच में आपके 8 से 10 टीचर्स होंगे जो आपके जीएस के हर टॉपिक को कवर करेंगे, और करंट अफेयर का पूरा जो जिम्मेदारी है वो मेरा है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए पूरा करंट अफेयर पढ़ाएंगे और आपको हम नोट्स बनवाएंगे। कल जो हमारी प्लस वाली क्लास है करंट अफेयर की, कल मैं पढ़ाने वाला हूँ सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बारे में। भारत की सॉफ्ट पावर कौन कौन सी हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया फ्रांस रिलेशन, ये हम कल पढ़ने वाले हैं अपनी करंट अफेयर वाली क्लास में जो मेरी अभी चल रही है। ये क्लास 7 तारीख से शुरू होगी। जो मेरी ये वाली क्लास है ये भी आप देख पाएंगे, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी सारी क्लास पीछे वाली भी अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो रेफरल कोड SN लाइव है, केवल यही कोड यूज़ करना है। इससे आप मेरे गाइडेंस में आएंगे और मेरे सारे जो नोट्स हैं, मेरे सारे जो आपकी जैसे कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं नोट्स देता हूँ, सारा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। डिस्काउंट तो खैर मिलता ही मिलता है। चलो शुरू करते हैं। फी वगैरह सब पता ही है आपको। चलो, सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324। पहले इसका जो ये मेन जो इसका जो है ना फीचर वो समझ लो। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन अभी हुआ क्या है, इसके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अशोक नाम था उनका। वो अब जो बैंक है ADB वहाँ पर जाएंगे, उनकी जगह पर नए जो कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया है। ये एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लिखो, परमानेंट का मतलब क्या सर, ये डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि लोकसभा परमानेंट नहीं है, राज्यसभा परमानेंट है। क्लियर है बात। राज्यसभा जो है कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर आप चुने गए तो हर 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। 2 साल पर 1/3 मेंबर हो जाते हैं रिटायर, है ना। तो ये परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये संविधान के द्वारा सीधे स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर बात है। देखो, प्लस की हमारी अभी 2 क्लास है। एक क्लास आपकी अभी 12 बजे से है, दूसरी क्लास गियर बदलने के बाद 1 बजे से तुरंत शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास से ख़त्म होने के बाद तुरंत पानी वानी पीना, दौड़ करके गियर चेंज करके तुरंत पहुंच जाना, 1 बजे वाले में शिफ्ट कर जाना। क्लियर बात है। गियर चेंज करना आता है ना, ठीक है। ऐप पर ही करना है और कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो आपका परमानेंट बॉडी है, आपका इंडिपेंडेंट बॉडी है। सबसे बड़ी बात, ये संवैधानिक बॉडी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सर अगर संवैधानिक बॉडी है तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा। आर्टिकल 324 याद रखिएगा। बेचारा ले दे के एगो आर्टिकल है, यही याद रखना है आपको, बस यही है, ठीक है। जो आपका 324 नंबर आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन का गठन करता है। किस लिए? ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं भारत में वो कराए जा सकें। क्या कराए जा सकें? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लिखो, ठीक है। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बढ़िया, चलिए आगे। ये जो आपका आर्टिकल है 324, ये इसको स्थापित भी करता है, यही इसको पावर भी देता है। दिस आर्टिकल constitute the EC and
गिव इट पावर, इसको पावर देता है आपका यही 324 नंबर आर्टिकल। क्या कहता है आर्टिकल 324? कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा इसके पास पावर होगा किस चीज़ का? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जो भी चुनाव कराए जाएंगे पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो सारे मतलब क्या, 4 ही तो हुए, संसद, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बस 4 याद रहेगा। सर वाई हैव यू रिटन राज्यसभा एट द साइज? अरे ये राज्यसभा नहीं है, ये रॉयल स्टैग है। लेट आए क्या? मैं कह रहा था कि लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ठीक है। नाम सुन के लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह सर, ब्लेंडर प्राइड भी। चलो आगे आ जाओ। ये क्या है? आपको कंस्टिट्यूट करता है, पावर देता है, बढ़िया। तो संसद का, राज्य के जो लेजिस्लेचर है उनका, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन कराता है, और इसका सुप्रीम कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास होता है। हाँ सुनना, सुप्रीम कंट्रोल का मतलब ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये कमीशन के विल पावर पर है कि वो कर सकता है कि नहीं, करना चाहता है कि नहीं। अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री को रैली करने से रोक सकता है, बस विल पावर की ज़रूरत है। मगर चूंकि उसको गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट किया है तो पीएम कैसे रोक दे? समझ? तो टीएन शेषन एक हमारे हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर। पहले क्या था? पहले इलेक्शन कमीशन जो था वो सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता था। एक बात और, जिनको भी प्लस ज्वाइन करना होगा और नंबर चाहिए होगा वो अपने किसी दोस्त से मांग लेना, मेरा नंबर। अनअकैडमी में नंबर देना अलाउ नहीं है अब, इसीलिए दोस्त से ईमेल आईडी या नंबर जो मांगना हो मांग लेना और मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इनडायरेक्ट वे टू कॉन्टैक्ट में, या फिर आप अनअकैडमी का जो ऐप है उस पर कर सकते हैं मुझे मैसेज, वहाँ पर मैसेज देता रहता हूँ, ठीक है। तो आपका जो कमीशन है वो पहले गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम करता था और वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था। मतलब जो भी कमिश्नर हुआ करता था पहले उनके पास इतना बिल पावर नहीं था। जब टीएन शेषन जी बने चुनाव आयुक्त, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो इनकी जो मर्यादा है, इनकी जो गरिमा है, उसको उन्होंने रिस्टोर कराया और इसको एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक बॉडी के रूप में स्थापित किया। क्लियर बात है? तो GS 4 में पढ़ना है आपको एक चीज़, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे या फिर GS 4 के पेपर में पूछे कि आपका जो पसंदीदा पर्सनालिटी है वो कौन सा है, अधिकांश लोग बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम, कुछ लोग कहते हैं अम्बेडकर जी, आप लोग टीएन शेषन कह सकते हैं। इनकी विल पावर आप दे सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि हाँ मुझे इनका ऐसा बनना है, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए शरीर में। समझ गए? बढ़िया। चलो, तो ये बातें हो गई। लिखना, आगे लिखना, आर्टिकल 34, आर्टिकल 324 जो है वो पावर देता है किस चीज़ का? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ, सारी चीज़ें करेगा। कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू किनका? पहला हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, समझ रहे हो ना बात? हाँ। दूसरा क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर। यहां भी सेम बात, विधानसभा, विधान परिषद दोनों, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, ठीक है। चौथा क्या है?
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनको छोड़ करके और कुछ नहीं करता। सर पंचायत का म्यूनसिपैलिटी कौन कराता है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का जो चुनाव है उनको कराने के लिए जो आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था ना, कब हुआ था? 92 में हुआ था। तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। बहुत अच्छे दैदिप्य, बहुत बढ़िया। तो आपका जो पंचायत का जो चुनाव है, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक बात और, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक बॉडी है, वो इसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनका अपना एक अलग अस्तित्व है। पार्लियामेंट के हेड बस पीएम हो सकते हैं या सीएम भी ऐसा है। कभी कभी मन करता है ना कि जब चलो कोई बात नहीं इग्नोर करते हैं उसको चलो आगे लिखो। हाँ लिख लिया क्या ये वाला? स्टेट इलेक्शन कमीशन 73rd। कोई बात नहीं, सवाल पूछा अच्छा है, तुम लोग तो पूछते भी नहीं नारायण को। 74th, ठीक है, बस बैठे रहेंगे बैल की तरह। क्लियर है? 1992 में अमेंडमेंट हुआ था। बढ़िया। अच्छा, ये जो आपका ईसी है वो एक ऑल इंडिया बॉडी है। ऑल इंडिया बॉडी मतलब क्या सर? ऑल इंडिया बॉडी है मतलब कि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। अभी तो बस लॉलीपॉप चल रहा है, इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो आएंगी। बढ़िया। विजन क्या है अब इलेक्शन कमीशन का? विजन क्या है और इसका जो मिशन है वो क्या है? ठीक है, लिखो। सर क्या हम लोग बैल हैं? बैल वो लोग होते हैं जिनके पास डाउट हो मगर वो पूछते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास डाउट है और पूछते हैं तो आप बैल नहीं हैं। बैल मेहनती होते हैं मगर कभी कभी थोड़ा शर्मीले होते हैं। सर नोट्स आगे पीछे होगा तो क्या दिक्कत है, पीछे को आगे कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे लिखो। बुरा नहीं मानना है बातों का, वैसे बुरा मान के तुम क्या करोगे। चलो आगे लिखो। तुम्हारे लिए बोलते हैं बाबू और किसी के नहीं बोलते। चलो, इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहता है कि हम बने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। और क्या करेगा? ये कहता है कि हम जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग डीपेन करेंगे। डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, गहरा करेंगे और मजबूत करेंगे डेमोक्रेसी को भारत में। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको पता है ये मैंने बात लिखा, इसका मतलब क्या है? डीपेन करने का, मजबूत करने का मतलब ये है कि लोगों को वोट देने के लिए उकसाएंगे। जैसे कैसे? कमीशन अपने अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम है वो चलाता है ना। जब चुनाव होने वाला होता है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कार्टून वगैरह निकालता है ना, ऐड वगैरह चलाता है ताकि जो लोग हैं वो वोट देने के लिए बाहर आएँ। कभी कभी जो मॉडल
वोटिंग बूथ है वो बनाए जाते हैं, वहाँ जूस मिलता है, कई सारी सुविधाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये विजन है इलेक्शन कमीशन का। जो कथा लिखवाते हैं सब मतलब है, समझ गए बात? तो यहाँ पर अच्छा, लोग वोट देने आएंगे तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे तो जो चुनाव में जीता है उसका क्या क्रेडिबिलिटी रहेगा? उसको तो गरियाएंगे सभी लोग, तुमको तो वोटे नहीं दिए थे हम, तुम हमारे नेता नहीं हो। समझ गए? तो ये बातें हैं इसके विजन के बारे में। अच्छा, स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। एक बात और है, एंड सर दूसरे कंट्री में क्या करेगा जा करके? होता क्या है, कई बार दूसरे कंट्री के जो आपके इलेक्शन के जो बॉडीज़ होते हैं उनको हमारा इलेक्शन कमीशन ट्रेन करता है कि कैसे करवाते हैं चुनाव, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत एक्सपर्ट बॉडी है। इतने बड़े देश में चुनाव करवा लेना, इतने हमारे जैसे होनहार लोगों के होते हुए, होनहार मतलब समझ ही रहे हैं आप, जो चोरी करते हैं बूथ की, इलेक्शन जो वोटिंग मशीन उसको चुरा के भाग जाते हैं, मतदान पेटी में इंक डाल देते हैं, स्याही डाल देते हैं। तो हमारे जैसे देश में चुनाव करवा लेना बढ़िया से बहुत बड़ी बात होती है। आपकी भावनाओं को समझ गए थैंक यू। चलो आगे आ जाओ, ये हो गया विजन। अब आ जाओ मिशन पर। विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग मिशन चलाते हैं। मिशन क्या है इनका? ठीक है, इनका होता है मिशन कि जो इंडिपेंडेंस है, इंटीग्रिटी है, ऑटोनॉमी है, उसको मेंटेन करना। मेंटेन इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, ठीक है। जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनका पार्टिसिपेशन इथिकल होना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कि जब चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है ताकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ढंग से लड़ें। तो जो इथिकल पार्टिसिपेशन है स्टेक होल्डर का, वो इंश्योर करना, चुनाव लड़ रहा है जो, वोट दे रहा है वो, दोनों के लिए। ठीक है, लिखो। इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, ठीक है, इंक्लूसिवनेस, INCLUSIVE BE, ठीक है, इंक्लूसिवनेस एंड इथिकल पार्टिसिपेशन, एंड इथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के बारे में मैंने बताया था कौन होते हैं, जब मैंने GS4 पढ़ाया था, क्लास जब ली थी केस स्टडी की, तो मैंने बताया था। ठीक है, हाँ, तो जो पार्टिसिपेशन है स्टेक होल्डर का, उसको इथिकल बनाए रखेंगे। ठीक है, मेरे को बस मेरे कमेंट दिख रहे हैं। अच्छा, ये कुछ और है अनअकैडमी का, कुछ क्या कहें, जाने दो, आगे लिखो। मतलब आपको बाकी लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं? लो, कोई प्लस वाला है यहाँ पे? शायद आपको सारे कमेंट दिख रहे होंगे। नहीं, ये कुछ अलग हुआ होगा, चैट में कुछ चेंजेस लाए। पहले भी तो था ना, पहले क्या हुआ था कि चैट में आप कमेंट नहीं कर पाएंगे और केवल जो होता था ना इमोजी, केवल वो भेज पाते थे। सोशल डिस्टेंसिंग इन कमेंट कोई बात नहीं, इग्नोर करो, पढ़ाई करो, अच्छा है। चलो, ये हो गया मिशन आपका, बढ़िया। चलो, अगला आपका है गाइडिंग प्रिंसिपल। ऐसा ये इसमें लिखो, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस।
गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस लेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये कहता है मतलब कौन कौन से वैल्यू पर ये काम करेगा, कौन कौन से वैल्यू पर कमीशन काम करेगा, वो कह रहा है संविधान में जो भी आपकी मॉरलिटी है, जो भी वैल्यूज है, उनको अपहोल्ड करेगा। अपहोल्ड द, बताते हैं एग्जांपल के जरिए, अपहोल्ड द वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है ना कि GS4 में टॉपिक पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एथिक्स, उसमें संविधान भी हमारा एथिक्स का एक सोर्स है। जैसे कि सेकुलरिज्म, इसको कमीशन अपहोल्ड करेगा, मतलब जाति के आधार, धर्म के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डेमोक्रेसी को इंश्योर करेगा, जो वोटर्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी इंडिपेंडेंस की वो रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपका इक्वालिटी है, इक्विटी है, इम्पार्शियलिटी है, लिखो इक्वालिटी है, इम्पार्शियलिटी कैसे मेंटेन करेगा सर? मतलब वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको फेवर नहीं करेगा, ही विल बी इम्पार्शियल। ठीक है, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, इन सबको करेगा। अच्छा, मैंने बताया था कि GS4 के नोट्स कैसे बनाने हैं वैल्यूज़ वाले। आपके पर्सनल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल डालने हैं, कुछ बने बनाए एग्जाम्पल डालने हैं, और दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके जो एग्जाम्पल हैं पहले से आपको रटे हुए होने चाहिए कि मैं यहाँ पर ये आएगा तो मैं ये लिखूँ। ये नहीं कि वहाँ बैठ करके याद कर रहे हैं कि हम क्या वहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, समय नहीं होता वहाँ पर। पेपर 4 में समय नहीं मिलता, पेपर लेंदी होता है। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। जो इलेक्शन है उसको हम कंडक्ट कराएंगे विथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। टू कंडक्ट इलेक्शंस with highest standard of credibility। जब आपका चुनाव क्रेडिबल होगा तभी ना उस नेता की क्रेडिबिलिटी होगी। अगर मेरा चुनाव ही फ्री एंड फेयर नहीं है तो जीता उसको तो हम ये बोलेंगे ना कि तुम्हारे में तो EVM में ही दिक्कत था, तुम जीत गए ऐसा ही धांधली करके। समझ गए? तो जो क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने एक गलती करी थी। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट का जो केस है वो फाइल करने की बात करी थी जो भी EVM के खिलाफ बोलता था। तो ये तो सही बात नहीं है। आपका काम है क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना, आप प्रूव करो कि हैक नहीं हो सकता। तो जो लोग कहते थे कि नहीं EVM हैक हो जाता है उस पर केस करने चले थे, फिर रोका गया कि रुको रुको थमो थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बढ़िया, आगे आ जाओ। ये हो गया, क्रेडिबिलिटी है, फ्रीनेस है, फेयरनेस है, फ्रीनेस है, फेयरनेस है, और क्या है आपका? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए। बढ़िया। यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि सारे जो एलिजिबल सिटीजन हैं, सारे, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन, ऑल एलिजिबल सिटीजन। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस।
बढ़िया। इलेक्टोरल सिस्टम में जो आम जनता का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, उसको इन्हेंस करना, ये भी इसका प्रिंसिपल है। प्रोफेशनलिज्म, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गई बातें। आगे आ जाओ इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन पे। आर्टिकल 324 जो संविधान का है, उसके अनुसार जो आपका इलेक्शन कमीशन में एक तो होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कितने होंगे? जितना प्रेसिडेंट चाहेगा। नहीं, दो तो प्रेसिडेंट चाहा तब हुआ। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या करना समझ रहे? कंपोजिशन क्या है? एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बढ़िया। जो नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका संख्या फिक्स करेगा आपका राष्ट्रपति। चेंजेस इन कंपोजिशन कैन ओनली बी मेड प्रेसिडेंट, हाँ तुलसी सिंह, प्रेसिडेंट ही करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो हम बताएंगे बाद में, वो नीचे में आता है काफ़ी। प्रियंका का मैसेज दिखा मुझे अभी, अच्छा प्लस वालों का मैसेज आप देख सकते हैं आप लोग। फिर प्रेसिडेंट में फिक्स, बिल्कुल। मीन्स सी हैज़ ज्वाइन प्लस। चलो आगे आ जाओ। भारत में तो 3 हैं, भारत में 3 हैं। एक तो हो गया CEC और बाकी 2 हो गए आपके इलेक्शन कमिश्नर। इनका जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है, ठीक है। इसको फ्री वालों को कोई भी लाभ नहीं, तुमको जो मेन चीज़ तो मिल ही रही है। चैट करने आए थे क्या? तब क्या करने आए थे? रीजनल प्रेसिडेंट अपॉइंट्स रीजनल कमिश्नर। क्या करेगा? RC will assist whom? Election Commission. Election Commission, ठीक है, बढ़िया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर, इन तीनों को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में गलती कर लेंगे एक आध बार, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट, यही तो इशू है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया अभी तक। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, मगर वो बनाया है जो कंडीशन ऑफ सर्विस है ना, उसके लिए, अभी बताएंगे उसको, ठीक है। हाँ,
देखो अब यहां पर जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, कंडीशन ऑफ सर्विस है, ठीक है, और जो आपका टेन्योर है, टेन्योर, ठीक है, किसका, इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर का, ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर। ध्यान सुनना, CR मतलब कमिश्नर, कमिश्नर, अगर मैं केवल EC लिखूंगा तो कमीशन, कोई दिक्कत है शॉर्ट में, ताकि पूरा लिखना ना पड़े, समझे क्या बोला, ठीक है। कौन करेगा, प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय, ऐसे तुम बिना समझ जाओगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, बढ़िया, आगे आ जाओ। अब आता है पावर, अब आती है बात पावर की। जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर है ऐसे, ठीक है, दोनों के जो पावर्स होंगे वो सेम होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, दोनों के पावर सेम होंगे, इक्वल सैलरी लेगा, बस ही विल बी फर्स्ट एमंग इक्वल्स, और कुछ नहीं, ठीक है, बढ़िया। इनका जो सैलरी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, उसकी सैलरी के बराबर होगा, उसकी सैलरी के बराबर होगा। मान लो कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोगों के मन में कोई भेद होता है, मतभेद होता है, तो मैटर को मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मन से चलेगा। किससे होगा डिसाइड, मेजॉरिटी से, ठीक है। सैलरी सेम है, पावर सेम है, सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना है, और रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही है, रिमूवल भी, हाँ वही बता रहा तुलसी सिंह जी, रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करते हैं, जज रिमूव होता है जब लोकसभा राज्यसभा में पास होता है रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से, और उसके बाद मुद्दा भेजा जाता है आगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक और होता है क्राइटेरिया। और क्या होता है क्राइटेरिया, ठीक है, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, हाँ बढ़िया, परेशान पूछने वाला क्राइटेरिया नहीं, चलो आगे लिखो इसको, ठीक है। यहां पर आपने लिख लिया कंडीशन ऑफ सर्विस, आगे क्या लिखाना था, पावर, पावर मैंने समझा दिया, इसको भी लिख लो बस। पावर्स क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर इक्वल पावर, इक्वल सैलरी, सैलरी जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, ठीक है, जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, बढ़िया। और क्या है इसमें, ये हो गई बातें। इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, then decided by majority। तीन लोग हैं,
दो पक्ष में एक विपक्ष में, यही हो सकता है ना। अगर इवन नंबर होता, अगर 4 होते तो मुद्दा बिगड़ जाता, 2 इधर 2 इधर, समस्या हो जाती, है ना। ठीक है, चलो आगे, ये हो गई बातें। रिजिग्नेशन, आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं अपने टर्म की एक्सपायरी के पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस और जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है आपके सीईसी का और इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, डिसाइडेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को दिया गया पावर, पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। जिस तरह से मैंने जब पढ़ाया था सिटीजनशिप, मैंने क्या बताया था, संविधान केवल ये बताता है कि भारत के आज़ाद होने के समय कौन कौन लोग बनेंगे भारत के नागरिक। बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण करने का, टर्मिनेट करने का, इस सब का जो प्रोविज़न है वो संविधान में नहीं है। इन प्रोविज़न को देने का अधिकार दिया गया है किसको? संविधान के द्वारा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि फाइनेंस कमीशन का जो वो है, क्या है, अरे एलिजिबिलिटी वगैरह, टर्म ऑफ रेफरेंस वगैरह, वो सब देने का उन्होंने एक्ट पास, सब बताएंगे, पढ़ाएंगे अभी। संवैधानिक बॉडी में सब आएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लिखो कंडीशन ऑफ, सर वंस अगेन एक्सप्लेन अबाउट प्रेसिडेंस ऑफ। अरे इस्तीफा दे सकता है आपका इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर अपने टर्म के ख़त्म होने से पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर और आरसी का रिमूवल नहीं, आरसी के बारे में नहीं बात करी गई है, बात करी गई है केवल इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जैसा। आरसी को तो ये लोग अपॉइंट करता है ना, प्रेसिडेंट ना, रीजनल कमिश्नर को प्रेसिडेंट करता है ना अपॉइंट, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को संविधान करता है, मतलब अपॉइंट तो वो करता है, ये तो संवैधानिक बॉडी है ना दोनों, तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी दिया गया है, ठीक है। ई तो बनाया गया है ताकि इनकी हेल्प किया जा सके, इसी की, ठीक है। चलो अगला क्या है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर कंडीशंस ऑफ सर्विस, कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991, ठीक है। इसी कानून के तहत इनका जो टर्म है वो फिक्स किया गया है, ठीक है। इन्हीं कानून के तहत हमारा जो टर्म है वो फिक्स कर दिया गया है। कितना टर्म है सर? 6 साल का या 65 साल का। आपको पता है ना कि हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट वाला है वो शायद 62 है, सुप्रीम कोर्ट का 65 है, अलग अलग है ना, याद है कि नहीं है? इनका 65 साल पहले हो गया तो हट जाएगा, 6 साल पहले हो गया तो हट जाएगा, ठीक है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, मैंने बता ही दिया है, वो भी इसी कानून में बताया गया है, ठीक है। जब रिटायर हो जाएंगे तो इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना ही पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? जो पेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना ही मिलेगा। बढ़िया। सैलरी और पेंशन, सैलरी पेंशन लाइक एससी जज, ठीक है। ये कानून कहता है कि जहां तक संभव हो सके सारे जो काम होंगे इलेक्शन कमीशन में वो अनएनिमसली होंगे, मतलब कि जो है ना सहमति, आम सहमति बना करके वो होंगे, ठीक है। बढ़िया।
सर मेंबर्स ऑफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय, कौन करता है अपॉइंट? बताओ। प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। बढ़िया, चलो आगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें फिक्स करी गई हैं कमीशन के इंडिपेंडेंस के लिए, कुछ चीज़ें सुविधाएं दी गई हैं ताकि जो सर पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? ये टुटपुंजिया सवाल नहीं पूछता यूपीएससी। वैसे सुकुमार सेन थे, मगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। ये कहाँ एसएससी वाला सवाल लेकर के आए? ये सब नहीं पूछता। ऐसे याद हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, मगर ना पता हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। वो इश्यूज पूछता है, ठीक है, क्वेश्चंस करा देंगे। चलो आगे लिखो। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या किया गया है? इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया। ध्यान सुनिएगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही दिया गया है, बाकी जो है ना इलेक्शन कमिश्नर, उनको नहीं दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसी कारण से जो दोनों छोटे भाई होते हैं थोड़ा सा नाराज रहते हैं कि हमको काहे नहीं दिया। वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाए, अदरवाइज वी कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटा, जो आपका दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हटाए जा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर। कह दिया ना कि हटा दो, दोनों को हटा देंगे फिर, ठीक है, बढ़िया। नहीं समझे सर? क्या नहीं समझे सर? मोनी कश्यप जी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है, इसको हटाना बहुत मुश्किल है, मगर जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको हटाना आसान है। अगर चीफ ने रिकमेंडेशन दे दी कि इसको हटा दो तो हटा देंगे। समझ गए? बढ़िया। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये वाला हो गया। अगला, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन एनी अदर मेथड। संविधान में जो मेथड लिखा है केवल उसी मेथड से इसको हटा सकते हैं। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ओनली इन द सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड्स, ठीक है, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका होता है और जो ग्राउंड होता है, केवल उन्हीं ग्राउंड पर उन्हीं तरीकों से इसको हटा सकते हैं। मतलब कि जो मनमानी है केंद्र की वो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। सर, व्हेन यू सेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमांड्स टू रिमूव देम, देन हु इज गोइंग टू रिमूव देम? गवर्नमेंट, ठीक है। अगला लिखिए, जो आपका सर्विस कंडीशन है, जो आपके सर्विस कंडीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उसको हम वैरी नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि उसको हमने कहा कि तुमको सैलरी देंगे 50,000 रुपये, तो सैलरी उसका हम कम नहीं कर सकते बाद में कि चलो अपॉइंट तो कर ही दिए हैं,
छोड़ के जाएगा नहीं, तो सैलरी से कम कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। एनी इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड जब तक कि उसको चीफ का रिकमेंडेशन ना मिल जाए। मैंने क्या बताया, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर ये तभी रिमूव किए जाएंगे ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, लिख लो। ठीक है। बढ़िया। और चलो गियर बदलते हैं और जो अगली क्लास है वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर आपको जो मेन फंक्शन है और सबसे मेन जो बात, जो कमीशन का इश्यूज़ वगैरह है ना, जो किताब में नहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि संविधान में इसका जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं बताया गया है, जो टर्म है वो नहीं बताया गया है। किसका? इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ का तो खैर है ही है 6 साल। 6 साल जो है ना चीफ का है, बाकी का नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर केवल चीफ को दी गई है, बाकी दोनों को नहीं दी गई है। तो यहाँ पर सारे जो बातें हैं वो बताएंगे। और जो आपके चीफ आपके जो कमिश्नर हैं वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको जॉब से बाहर नहीं किया गया है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा। बोलेंगे कि तुम मेरे लिए काम करोगे, हम तुमको जॉब देंगे। तो यहाँ पर है। ठीक है ना। हाँ, ये पहली क्लास है। अभी तुरंत हम मिलेंगे अगली क्लास में गियर बदल करके, फिर वहाँ मिलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।